नमस्कार दोस्तों। आज विश्व में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है कि 21वीं शताब्दी किसका है। चीन का है कि अमेरिका का है। खास करके रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रही है लंबे समय से, तो वो 1 साल से ऊपर हो गया है। तो ये यहाँ पे विश्लेषण किया जा रहा है कि 21वीं सदी किसका होगा। कहने का मतलब कि इस 21वीं सदी में कौन मजबूत देश बनकर उभरेगा, किसका विश्व पर राज होगा। इसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक अंग्रेज़ों का रहा, क्योंकि उसने विश्व के दो तिहाई देशों पर वो लगभग कब्जा किया, वहाँ पे अपना शासन भी स्थापित किया। उसमें आपका भारत भी, चीन भी, जो भी विश्व के, जो लैटिन अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका के देश हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का देश हो, उस सब पर कहीं ना कहीं कब्जा किया। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी के बाद जो 20वीं शताब्दी का दौर आया, वो अमेरिका का दौर आया, क्योंकि 20वीं शताब्दी में ही 2 विश्व युद्ध होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक होता है, जिसमें अमेरिका की विजय होती है। अमेरिका के सहयोग से मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। उसी दौर में भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होता है, क्योंकि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं तो 1915 में जब उनकी वापसी होती है 9 जनवरी 1915 में, तो पूरे भारत की भ्रमण करते हैं और भारत के लोगों के मनस्थिति को जानते हैं। उसके बाद 1917 में वो चंपारण से सत्याग्रह शुरू करते हैं, जो किसान के तिनकठिया प्रथा से संबंधित था, वो नील से संबंधित था। उसमें उनकी विजय होती है और वही स्वतंत्रता आंदोलन जो 1917 से शुरू होती है, 1947 आते आते भारत को आज़ाद करवाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। इसी बीच में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है। जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया हंगरी, जो ध्रुवीय राष्ट्र के नाम से जाने जाते थे, उसमें वर्साई की संधि होती है और वर्साई के संधि में जर्मनी को बुरी तरह से पंगु बना दिया जाता है। इसके बाद ही जब हिटलर का उदय जर्मनी में होता है तो 1939 में पुनः द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, जो 1945 तक चलता है। इसी बीच में अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराता है, उसके कारण वो तहस नहस होता है और ध्रुवीय राष्ट्रों की हार होती है। उसके बाद 1945 में ही शीत युद्ध शुरू हो जाता है, जो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में चलता है। शीत युद्ध उसे कहते हैं कि वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं होता, लेकिन मनमुटाव होते रहता है, युद्ध होने की संभावना होती है, आर्म्स का होड़ बना रहता है। इसी बीच में अमेरिका एक से एक आर्म्स तैयार करता है, हथियार तैयार करता है, और वो हथियार तैयार करने के कारण विश्व के कई देशों में वो अपना सप्लाई करता है। सप्लाई करने के कारण ही उसका वर्चस्व बनता है, क्योंकि एक से एक हथियार वो बनाता है। और इसी कारण 1989 से लेकर के 91 के बीच यूएसएसआर का विघटन होता है, ये कई देशों में टूट जाता है। उसके बाद अमेरिका एक ध्रुवीय देश बन जाता है। एक ध्रुवीय देश का मतलब कि विश्व के अधिकांश लोग अमेरिका की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन इसी बीच में भारत एक ध्रुवीय या जो शीत युद्ध से दूरी बनाता है, इसके कारण अमेरिका भारत से नफरत भी करता है और आज भी कर रहा है। उसके बाद वो पाकिस्तान को मदद करना शुरू कर देता है, चाहे 1965 का युद्ध, चाहे 1971 का युद्ध हो। लेकिन उस समय के दौर का सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज अब ऐसा माना जा रहा है कि जब हिटलर ने वर्साई की संधि को तोड़ दिया और जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, फिर भी जर्मनी की बुरी तरह हार होती है। तो आज के दौर में ऐसा माना जा रहा है कि 21वीं शताब्दी जो है वो चीन का। उसके पीछे लोग कारण ये बता रहे हैं कि चीन जिस तरह से साम्राज्यवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और भूभाग को निकलते जा रहा है, चाहे वो भारत का भूभाग हो, चाहे भूटान का हो, चाहे दक्षिण चीन सागर हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, कहीं ना कहीं वो उलझते जा रहा है। और वो कोशिश कर रहा है कि मैं अमेरिका का स्थान लूँ, चाहे ताइवान का इशू हो, चाहे विश्व में जहाँ भी उसकी सीमाएँ लग रहे हैं, वो उलझते जा रहा है। और ख़ास करके भारत के साथ आप देख रहे हैं कि 20वें दौर की वार्ता होने वाली है, लेकिन उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। वो भारतीय भूभाग को कुतरते जा रहा है। इसी को रोकने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड का गठन हुआ। क्वाड, इसके साथ साथ बहुत से ऑकस भी हैं। क्वाड में आपको भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान है, जबकि ऑकस में
ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ताकि चीन के जो साम्राज्यवादी नीति है उसको रोका जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, चूँकि अमेरिका को भी समझ में आ गया कि चीन को कोई रोक सकता है तो भारत रोक सकता है। क्योंकि अमेरिका उतने दूर से युद्ध करने नहीं आ सकता है, हेल्प ही कर सकता है। जो पड़ोसी ही रहता है, जो पड़ोसी को चुनौती भी देता है, पड़ोसी को आगे भी बढ़ाता है, पड़ोसी के सुख दुख में भी खड़ा रहता है। और जो एशिया में जो सबसे शक्तिशाली देश अगर कोई है जो चीन को चुनौती दे सकता है तो वो भारत है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के जो शासन व्यवस्था में जो शासक जो हैं, आज के जो भारत के खास करके शासक हैं, किस तरह के इनका रीति रवैया बना हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप पूर्वी लद्दाख में देख लें किस तरह से वो घुसपैठ करके बैठा हुआ है, चाहे आप डोकलाम का इलाका देख लें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लें। इसके साथ साथ भी पाकिस्तान भी भारत को बुरी तरह चुनौती दे रहा है, वो चाइना का ही सहयोग है, क्योंकि जो भी पीओके में वो कब्जा की हुई ज़मीन अवैध रूप से है वो कहीं ना कहीं चीन के सहयोग से ही रखे हुए हैं। और खास करके सिपे का जो निर्माण वहाँ पे हो रहा है, वहाँ से होते हुए निकल रहा है, जो ग्वादर बंदरगाह तक गया है, ये कहीं ना कहीं चीन का ही मनोबल से ऐसा कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर 21वीं सदी भारत का है, चूँकि भारत के जो युवा वर्ग हैं, अभी विश्व में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग भारत में है। उसके बाद भारत का जो सेनाओं को विश्व में तीसरा स्थान मिला हुआ, हो सकता है कि आज दूसरा हो जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे आ चुका है, हो सकता है कि कुछ दिनों में चौथा स्थान आ जाए, क्योंकि जब जर्मनी में भी आर्थिक संकट आ चुका है। तो जो 21वीं सदी अगर भारत को बनाना है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ शासक की इच्छा शक्ति की कमी है। क्योंकि आपने देखा था कि पहले भी अमेरिका, चाइना भारत को बहुत परेशान करने का प्रयास किया, जो आपने 1965 के युद्ध में देखा, चूँकि अमेरिका और चीन के सहयोग से ही पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसकी छक्के छुड़ा दिए और भारतीय सेना लाहौर तक घुस चुकी थी। उस तरह 1971 में जो पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश के रूप में उभरा, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको 2 फाड़ों में किया और एक नया बांग्लादेश बनाया। उसके बाद 1999 में कारगिल के भी दौर में देख लिया, जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, किस तरह से लाहौर यात्रा करके वाजपेयी जी के टाइम में वो आक्रमण किया, लेकिन उसमें भी बुरी तरह हार हुई। लेकिन 2003 में जब भारत ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने, वो तिब्बत को चाइना का अंग मान लिया, उसके बाद माहौल गड़बड़ाता है। और उस माहौल गड़बड़ाने के कारण चीन हमेशा भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे भूमि कब्जा करके, चाहे किसी भी तरह से। इस तरह से 21वीं सदी का दौर को अगर मजबूत बनाना है, अगर इस सब चीज़ को इग्नोर करना है, तो भारत को सबसे पहले चीन से मुकाबला करना पड़ेगा और चीन को हराना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि चीन हारेगा भी, क्योंकि 1962 के बाद जो भी भारत चीन में जो युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद उसमें चीन की को हार का ही सामना करना पड़ा। अगर समर्थ में न दोष गोसाई, आपके पास विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी जनसंख्या है, जनसंख्या के साथ साथ कार्यशील जनसंख्या है, उसके बाद हथियार में भी कमी नहीं है, आत्मनिर्भर भारत की नारा दे रहे हैं, अब बाद एक से एक आर्म्स बन रहा है। ये चलते आज की जो सदी जो अगर भारत बनाना चाहे तो भारत का बन सकता है, क्योंकि अगर चीन को कोई अगर चुनौती दे दे, अगर हरा दे उसको बुरी तरह से, तो वो एक ध्रुवीय नहीं होकर दो ध्रुवीय वैश्विक स्थिति में बन सकता है। क्योंकि रसिया का मुझे नहीं लग रहा है कि वो सिचुएशन में है कि जो अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा है, उसमें उसकी हार भी हो रही है। तो मैं इसी पर एक शेर भी कह देना चाहता हूँ, 21वीं सदी भी कितनी अजीब है, यहाँ 21वीं सदी भारत की सदी है। मैंने लोग बता रहे हैं कि 21वीं सदी पर लोगों का असमंजस है कि चाइना का है कि अमेरिका के है कि रसिया का है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जो इस तरह से जो असमंजस बनाए हों, कितने लोग अजीब लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है किस तरह से बढ़ रहा है, यहाँ के युवा शक्ति कितना मजबूत हो रहे हैं, एजुकेशन में मजबूत हो रहे हैं, सब तरह से मजबूत हो रहे हैं। फिर भी ये लोग कोई मानने का तैयार नहीं कि भारत यही 21वीं सदी है। और ख़ास करके यहाँ के शासन प्रशासन जो प्रशासक जो हैं, खास करके जो अभी जो सत्तारूढ़ दल के जो केंद्र में सरकार है, उनको भी आभास नहीं हो रहा है कि भारत
की 21वीं सदी है। अब उसका बस एक ही चीज़ है कि चाइना का मुकाबला किया जाए, चाइना को पूरी तरह हराया जाए, जैसे 69 में या फिर 60 के दशक में, 70 के दशक में उसको हराया गया। तो अगर ये 21वीं सदी को मजबूत करना है, अगर भारत के बनाना है, तो चाइना से उसको मुकाबला करना पड़ेगा, उसको हराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का जो बात जो सबसे बड़ी चीज़ जो बन गई है कि आज की सदी विकास की सदी है, और वो सदी 21वीं सदी की भारत की सदी है। कि आज की सदी जो सेंचुरी जो विकास करेगा, जिस तरह से आज विश्व में 4 क्रांतियाँ हो चुकी हैं। पहला जो क्रांति था, जो पहले मान लिया जाए कि भाषा की क्रांति हुई, उसके बाद आग की क्रांति हुई, उसके बाद पहिया की क्रांति हुई, और चौथा जो क्रांति हुआ विज्ञान प्रौद्योगिकी क्रांति है। क्रांति उसे कहते हैं कि हर साधारण से साधारण लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दे। आज के AI के दौर में या ChatGPT के दौर में या मोबाइल के दौर में एक क्रांति ही, इस क्रांति का भारत फ़ायदा उठा सकता है और 21वीं सदी का शहंशाह बन सकता है। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। ये चलते किसी को इसमें भारतीय लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि चाइना का सदी है, खास करके सत्तारूढ़ दल के लोग, कि BJP की जो सरकार है उसको रिसोर्सेज की कमी है, तो धन की कमी है, तो ये कमी है, जो कमियां निकालते हैं वो कमियां निकालते ही रह जाते हैं। तो 21वीं सदी भी कितनी अजीब है, यहाँ आत्मा तो मर गई है, बस लाशें जिंदा घूम रही। लेकिन यहाँ के लोगों को भी मानवीयता खत्म हो चुकी है, मानवीय मूल्य खत्म हो चुकी है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है, बस लाशें जिंदा, मैंने सिर्फ इस शरीर ही जिंदा। और खास करके जो भारत में जो स्थितियाँ बनी कि डिमोनेटाइजेशन के लेकर के या कोविड के कारण जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुआ, तो इसे घबराने की चीज़ नहीं, ज़रूरत नहीं है। मेहनत से चीज़ें पाई जा सकती है, और यह मेहनत सबको करना पड़ेगा, शासन प्रशासन देश की जनता को। अगर चीन को चुनौती दिया जाए तो भारत का 21वीं सदी हो सकता है।